ये कहानी है फेडेक्स कोरियर कंपनी के एम्प्लॉय जग की, जो अपने काम में बहुत सीरियस होते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक कोरियर, हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे। इसलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करते हैं। साथ ही जग एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम होता है कैली, और ये शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन जग अपने काम में बहुत बिजी होता है, इसलिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन जग को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का बहुत जरूरी काम होता है। अब जग मलेशिया के लिए निकल जाता है। जब इनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो तभी वहां बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है और उस तूफान के दौरान इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये कोरियर वाला प्लेन होता है, इसलिए इसमें सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। इनका प्लेन महासागर में गिर जाता है और इनमें से सिर्फ एक ही आदमी बचता है, और वो होता है जग। फिर समुद्र के लहराएं उसको बहाकर ले जाती हैं, और जब सुबह उठकर वो देखता है तो वो एक टापू पर होता है। उस टापू पर कोई नहीं होता। फिर वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाता भी है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो रेत पर बहुत बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है। फिर जब वो अगले दिन सुबह उठकर देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा था वो पूरी तरह से मिट चुका होता है। फिर वो लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखता है। फिर इस टापू पर बहकर कुछ फेडेक्स कंपनी के डब्बे आते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होते हैं। इसी बीच उसे कुछ आहट सुनाई देती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक नारियल गिरता है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो नारियल गिरने की आवाज थी। अब वो बहुत प्यासा होता है और फिर उसके पास नारियल पानी का ही ऑप्शन होता है। फिर वो बहुत सारे नारियल पानी को इकट्ठा कर लेता है और वो उसमें छेद करके पानी पी लेता है। अब उसके पैरों में जूते नहीं होते, इसलिए वो अपनी पैंट को फाड़कर अपने पैरों में बांध लेता है, क्योंकि उसे चट्टान पर चढ़ना होता है। और जब वो ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे नीचे कुछ नजर आता है, और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है। फिर वो उसे दफना देता है, और दफनाने से पहले वो उसके जूते और टॉर्च को ले लेता है, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें होती हैं जिसकी जग को बहुत जरूरत होती है। अब जग को यहाँ पर बहुत दिन हो चुके होते हैं और वो यहाँ पर रहना सीख भी रहा होता है कि कैसे रात के ओस का पानी नारियल में डालकर पीना है, और वो खाने के लिए मछलियाँ भी मारना सीख रहा होता है। दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी लोग किया करते थे, लेकिन उससे इसे कामयाबी नहीं मिलती। अब एक रात को उसे एक शिप नजर आती है जो समुद्र में होती है। फिर जग टॉर्च जलाकर उन्हें इशारे देने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से वो टॉर्च की लाइट को नहीं देख सकते। अब अगली सुबह जग फैसला करता है कि वो अपनी एयर बोट के जरिए ये समुद्र पार करेगा, लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है तब समुद्र की तेज लहराएं उसको जाने नहीं देती, बल्कि टापू में धकेल देती हैं। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है और जग एक गुफा में छुप जाता है। फिर रात को वो टॉर्च जलाकर सो जाता है, और जब वो सुबह उठकर देखता है तो टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। फिर वो फेडेक्स के बॉक्स के पास जाता है जो तैरकर इस किनारे आए हुए होते हैं। उसमें से जग अपने काम के लिए 1-2 चीजें निकाल लेता है। उसे एक जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं, उसके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज है जिससे वो नारियल को छिल सकता है, और एक लकड़ी को शार्प करके उसे औजार बना लेता है। वो मछलियां को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आग नहीं जल रही होती। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं 2 लकड़ियों को आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल जाए। इसके बाद वो एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, जिससे आग जल जाती है। अब उसके पास एक फुटबॉल भी होती है। उस फुटबॉल पर वो एक इंसान का चेहरा बना लेता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जग के दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वो जैसे तैसे करके अपने दांत को तोड़ देता है, और अब जग को इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके होते हैं। वो पहले से बहुत बदल चुका है और उसकी बियर्ड और बाल भी बड़े हो चुके हैं।
और तो और उसे अब मछली पकड़ने का भी पूरी तरह एक्सपीरियंस हो चुका होता है। एक सुबह जब जग मछली खा रहा होता है, उसे किसी चीज की आवाज आती है और जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे एक स्टील की शीट दिखती है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि शायद इससे मैं इन लहरों को पार कर सकता हूँ। फिर वो नारियल के पेड़ काटता है और उससे एक बोट बनाता है। फिर वो ये तय करता है कि जब हवा का रूप बदलेगा तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब वो टाइम आ जाता है जब हवा का रूप बदल जाता है। फिर जग उन लहरों को पार करके यहाँ से निकल जाता है। 4 साल बाद जग उस टापू से बाहर आता है, इसलिए उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि शायद अब मैं घर पहुँच सकता हूँ। लेकिन इसी बीच ऐसी घटना होती है जिससे जग टूट जाता है। इसका दोस्त विल्सन जो फुटबॉल है वो पानी में गिर जाता है। फिर जग उसको ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फुटबॉल के पीछे जग इतना परेशान क्यों हो रहा था, लेकिन वो जग के लिए एक फुटबॉल ही नहीं बल्कि पक्का यार था, क्योंकि वही था जो पिछले 4 साल से इसके साथ था। इसके बाद जग अपने आगे का सफर जारी रखता है। एक दिन एक कार्गो शिप उसके पास से गुजरती है तो वो लोग जग को देख लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। अब जग अपने घर पहुंच चुका होता है, लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जग मर चुका है। इसीलिए कैली की शादी भी हो जाती है और उसकी एक बेटी भी होती है। जग कैली से मिलने भी जाता है। कैली उसको देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब जो घड़ी कैली ने चक को दी थी वो भी चक कैली को लौटा देता है और कहता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए, और चक सिर्फ अपने पास उसकी फोटो रख लेता है। कैली के पास जग की एक गाड़ी भी होती है जिससे जग की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। कैली वो गाड़ी जग को वापस कर देती है और चक उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे जग आगे बढ़ता जाता है वैसे ही कैली को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ छूट रहा हो। फिर कैली जोर से चक का नाम पुकारकर उसको बुलाती है। कैली बोलती है कि मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जग कहता है कि कैली तुम्हें अपनी फैमिली अपने घर जाना होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जग अपने दोस्त के पास बैठा होता है और कहता है कि शायद मैं उस आइसलैंड में मर जाता और मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने कैली के बारे में सोचा और जब मैं वापस अपने घर आया तो मैंने कैली को खो दिया। अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक पैकेज है जो चक उस आइसलैंड से बचा कर लाया था और उस पैकेज पर विंग्स भी बने होते हैं। फिर वो उस पैकेज को वापस करने आता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर वो उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड। फिर वो यहाँ से चला जाता है और हम चक को एक चौराहे पे देखते हैं। वो बहुत कंफ्यूज होता है। फिर तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि शायद तुम खो गए हो। फिर वो लड़की चक को सभी रोड्स के बारे में बताती है कि कौन सा रोड कहाँ जा रहा है। और फिर चक देखता है कि उस लड़की की गाड़ी के पीछे भी वही विंग्स बने होते हैं और वो भी उसी तरफ जा रही होती है जहाँ से चक पार्सल को डिलीवर करके आया है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर चक अभी अभी पार्सल ड्रॉप करने गया था। और जब ये फिल्म शुरू होती है तो फिल्म की शुरुआत में यही लिखा होता है कि डिक और बेटिना। लेकिन जब चक 4 साल बाद यहाँ आता है तो उसके ऊपर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बेटिना लिखा होता है। इसका मतलब इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है जैसे चक ने खो दिया है और अब ये दोनों ही सिंगल हैं। हो सकता है कि ये दोनों अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। फिर हम चक को देखते हैं जिसके फेस पर स्माइल और दिल में उम्मीद होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।